हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 और उसमें हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर मैं नोट्स आपको भेजूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती क्यों है। क्या मैंने बोल दिया कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि बॉन्डिंग होती क्यों है। ठीक है, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें जो बॉन्डिंग है वो क्यों होती है। तो पहला रीज़न उसके पीछे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न स्टेबिलिटी। देखिए, हम लोग हैं, हमें भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि अच्छे से पढ़ लिख जाए, पैसा मिल जाए, मतलब अच्छे से हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाए, हम खुश हो जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, मतलब हमें भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो वैसे ही जो बॉन्डिंग होती है वो इसलिए होती है बिकॉज एटम और मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि जो दो एटम्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। तो एक कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, और एक कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने कि दो एटम्स के बीच में कौन कौन सी फोर्स लगेगी। पहली लगेगी रिपल्सिव, सेकंड लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में होगी, तो आपने पढ़ा है, हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सेम चार्जेस के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, और अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। राइट, तो देखो, रिपल्शन की जब हम बात करेंगे तो किस किस के बीच में हो जाएगी, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के बीच में होगी, या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगी कि या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस वाला न्यूक्लियस की होगी, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन या फिर इस न्यूक्लियस की होगी। मीन्स दो तरीके की फोर्सेस जो है एटम के ऊपर लग रही होंगी। अब देखो, जब बॉन्डिंग होगी तो एग्जैक्टली होता क्या है, तो आपके सामने एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक है, ये एनर्जी है, इधर की साइड क्या है, डिस्टेंस है। देखो, होता क्या है कि सपोज करो दो एटम्स जो है बहुत दूर है। ठीक है, दो एटम्स जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूर है। अब बॉन्डिंग कब होगी, जब वो पास में आएंगे। राइट, तो पास में आएंगे। ठीक है, और पास में कब आएंगे वो, जब दोनों के बीच में क्या हो रही होगी, अट्रैक्शन हो रही होगी। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिपल्शन। क्योंकि अगर रिपेल करना शुरू कर देंगे तो यार समझ रहे हो ना, बॉन्ड तो कभी बनेगा ही नहीं, अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो क्या होता जाएगा, ये पास होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, समझ रहे हो बात, पास होते जाएंगे और पास होते जाएंगे, और फाइनली वो कुछ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब देखो, ये उनके बीच में क्या है, एक ऑप्टिमल डिस्टेंस है बॉन्ड बनने के लिए। ठीक है, ये क्या है, एक ऑप्टिमल डिस्टेंस है इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए। लेकिन जैसे ही वो इससे ज़्यादा पास में आएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से आएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, एकदम से वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। उनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है भाई। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, अपने आप को एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। इवन इलेक्ट्रॉन्स भी पास पास में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे को वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो देखो, वही यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, क्या होने वाला है कि जैसे ही डिस्टेंस तुम कम कर रहे हो, डिस्टेंस तुमने क्या किया, कम कर रहे हो, लेकिन एक और चीज़ है कि जब पास आएंगे तो बॉन्डिंग कब होती है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उस केस में एनर्जी निकलती है बाहर, एनर्जी निकलती है बाहर। जब बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी निकलेगी बाहर, और जो एटम्स हैं दे विल अप्रोच टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और याद रखना कि जब बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, आपको एनर्जी देने पड़ेगी। मीन्स उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो बात। और जब बॉन्डिंग बनानी होगी, करनी होगी, तो उस केस में एनर्जी उसे क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी दो एटम जुड़ेंगे, ठीक है, जब भी दो एटम जुड़ेंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। यार, जब तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में हो, सपोज करो, तो तुम क्या कर रहे हो, आराम से उछल कूद कर रहे हो, लेकिन उछल कूद करने के बाद तुमने क्या किया, अपनी बॉडी से एनर्जी लिबरेट कर दी।
अपनी बॉडी से तुमने क्या किया, एनर्जी लिबरेट कर दी। अब जैसे तुमने एनर्जी लिबरेट की तो तुम क्या हो जाओगे, फिर थक हार के एकदम से बैठ जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तो वही बात है कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्डिंग में नहीं है या बॉन्डिंग नहीं बनाए हुए हैं, दूर दूर हैं, तब तक तो वो उछल कूद करते रहेंगे, लेकिन जैसे वो एक हो जाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन उसके उल्टा क्या, जब एक एटम दो में टूटेगा तो उस केस में उसे क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी दो एटम्स में टूटने के लिए। तो याद रखना है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी फर्स्ट केस में और सेकंड में एनर्जी उसे चाहिए। तो देखो हमने क्या बोल दिया, जैसे जैसे पास आ रहे हैं डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, देखो डिस्टेंस कम हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी, एनर्जी वो रिलीज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। फाइनली एक ऑप्टिमल जो भी तुम बोल सकते हो डिस्टेंस आएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाएंगे, आप बोल सकते हैं एक तरह के बैलेंस, तो बोलना मतलब सही नहीं रहेगा, मतलब जितना उन्हें बॉन्डिंग के लिए चाहिए उतना उनके पास होगा और वो फाइनली क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना देंगे। लेकिन अगर सपोज करो उससे ज़्यादा पास में वो अगर आ गए दो एटम्स, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मिनिमम एनर्जी, यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिमम एनर्जी एंड मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर क्या है, मिनिमम एनर्जी और मोस्ट स्टेबल है। लेकिन जैसे ही इसके बाद क्या होगा, वो और पास आएंगे, उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी और वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखो यही यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब दूर दूर है तो क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, जैसे ही पास आए तो फिर रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। तो उनके बीच में बॉन्डिंग कब होगी, जब एक मिनिमम एनर्जी मोस्ट स्टेबल स्टेट को वो अप्रोच करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी कम उतनी ज़्यादा तुम स्टेबल फील करोगे। लेकिन जैसे तुमने खूब खाना पीना कर लिया तो भाई तुम तो हड़कम मचा दोगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही कम स्टेबिलिटी, या उल्टा। ठीक है, अगली चीज़, तो पहले हमने क्या देख लिया, बॉन्डिंग क्यों करते हैं वो लोग, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो सेकंड रीजन क्या है कि क्यों बॉन्डिंग करेंगे वो, बिकॉज उन्हें क्या करनी है, अपनी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन या ऑक्टेट रूल को अचीव करना है, जो बचपन से हम पढ़ते आए हुए हैं। क्या होता है कि हर एलिमेंट जो होता है उसे क्या करना पड़ता है, अपनी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना पड़ता है, आइदर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और आइदर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात, या फिर शेयर करेंगे। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनके पास क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। समझ रहे बात, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए भी पास में आना पड़ता है या बॉन्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक और चीज़ है, क्या चीज़ है कि ये वाला फंडा भी आज के टाइम पर क्या हो गया है, फेल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, दे आल्सो फॉर्म कंपाउंड। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना जान लो कि ये भी एक रीज़न है कि वो पास पास में आके बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल की एक एक्सेप्शन भी है, क्या, डुप्लेट वाली। कौन सी, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो हाइड्रोजन जो है अपनी स्टेबिलिटी को कब अचीव करेगा, जब उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्शन। अब देखिए, अब हम करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होंगे, पहला होगा प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा होगा सेकेंडरी बॉन्ड। जो प्राइमरी बॉन्ड होगा वो दो एटम्स के बीच में होगा, इंटरएटॉमिक होगा। वहीं पर जो सेकेंडरी बॉन्ड होगा वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, इंटरमॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, और अगली चीज़ कि जो प्राइमरी बॉन्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ये दो एटम्स के बीच में है, ये दो एटम्स के बीच में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मीन्स उसे तोड़ने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जो एनर्जी आपको चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो मतलब 200 to 400 किलो जूल पर मोल से एनर्जी चाहिए किस चीज़ को तोड़ने के लिए। लेकिन वहीं पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी बॉन्ड बोल रहे थे, जो कि वीक होता है, और उसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं वो हम 4 तरीके के पढ़ेंगे। फर्स्ट मेटेलिक बॉन्ड, सेकंड आयनिक बॉन्ड या उसी को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, थर्ड है कोवलेंट बॉन्ड, फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उसी को हम डेटिव बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो भी दो तरीके का होगा। पहला हो गया वंडरवॉल बॉन्ड और सेकंड हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना है आपको कि वंडरवॉल बॉन्ड जो होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, वीकेस्ट होता है, और वहीं पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको आगे चलकर हम दो तरीके का पढ़ने वाले हैं। पहला होगा इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा वो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले हम करेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। बाकी
3 जो यहाँ पर बॉन्ड्स हैं और ये वाले 2 बॉन्ड्स, इनको हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड के साथ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है आयनिक बॉन्ड, या उसी को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोल दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है, इन अ कंपाउंड। तो जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सपोज करो आपके पास एक कैटायन है और एक एनायन है, उनके बीच में क्या है, r डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फिजिक्स से पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो याद रखना है k q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सपोज करो एक चार्ज आपके पास प्लस Q1 है, एक चार्ज आपके पास माइनस Q1 है, समझ रहे हो बात। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Q1 Q2 इस तरीके से आ जाएगा ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो आपको इतना क्लियर है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव मतलब अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव यहाँ पर साइन आएगा, सिंबल आएगा, तो इससे आप क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने वाली है, अट्रैक्टिव होने वाली है। लेकिन अगर सपोज करो प्लस Q1 है प्लस Q2 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस ही आएगा। और अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस में कभी प्लस ही आएगा। मींस वो चार्जेस क्या करने वाले, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। मींस जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, अट्रैक्शन नहीं लगेगी। तो चीज़ आपको याद रखना है कि जब नेगेटिव साइन आए तो मीन्स अट्रैक्शन, पॉजिटिव साइन आए मीन्स रिपल्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि तुम जिधर भी चले जाओ, सपोज करो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जिधर भी चले जाओ तो उसके ऊपर क्या लगेगी, बराबरी फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं और मतलब किसी डायरेक्शन में कुछ और लगेगा, नहीं, सब डायरेक्शन में क्या लगती है, बराबर फोर्स लगती है। तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। अगली चीज कि जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन के ऊपर, उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। साथ ही साथ आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस के बीच। मतलब जितनी ज्यादा दूर दो कैटायंस एंड एनायंस होंगे, उतनी ही कम उनका आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ऑब्वियसली यार, अगर इतनी बड़े ज़्यादा दूर अगर चार्जेस हो गए तो कहाँ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, कहाँ उनके बीच में इतना ज़्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे वो पास में आएंगे तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगली चीज देखिए, सपोज करिए आपके पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281 होती है। क्लोरीन की क्या होती है, 287 होती है। मींस क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बन जाएगा, मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। वैसे सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सेम चीज कर लेगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना है, जैसे एनर्जी चाहिए उसे लूज करने के लिए। तो ऑब्वियसली यार अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल को क्या बोल देंगे हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। बिकॉज उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी, समझ रहे हो बात। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कुछ Na पॉजिटिव यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर रहा है। तो जब वो ऐड करेगा तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, सोडियम को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या बोला मैंने, सोडियम को एनर्जी चाहिए ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, धक्के मार के बाहर निकाल सके, यही हमने किया। तो चाहिए मींस पॉजिटिव होगी। और वहीं पर जो क्लोरीन है उस केस में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो जब निकलती है कोई भी चीज तो वो क्या आएगी, यहाँ पर नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव हो गई तो याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज वो बाहर निकल रही है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली चीज, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अभी हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि पहली चीज क्या देखा हमने यहाँ पर कि जो सोडियम मेटल है
उसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए ऑब्वियसली, तभी वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल पाएगा। तो वही लिखा है कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कम से कम जो आपके पास मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। वहीं पर नॉन मेटल जो होगा उसकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, याद रखनी है चीज। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये चीज ये हाई होनी चाहिए, वहीं पर ये ऊपर वाली चीज क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी जो है वो आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, वहीं पर नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अगली चीज हाई लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो एक लैटिस एनर्जी, एक नई टर्म आ गया आपके सामने, कोई बात नहीं हम करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोट करके लिखी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नमक जैसे हो गया NaCl, नमक हो गया, तो क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए अब हम करने वाले लैटिस एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लैटिस होता क्या है, तो 3D अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, किसका, एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब आप वो लैटिस बना रहे हो तो जो एनर्जी रिलीज होगी, या फिर जब आप उस लैटिस को तोड़ रहे हो तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, लैटिस एनर्जी बोल देंगे। समझ रहे हो बात। तो वही यहां पर लिखा है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड सॉलिडिफाइज। मतलब जब गैसेस कैटायंस और एनायंस जुड़ेंगे और वो क्या कर देंगे, एक आयनिक बॉन्ड बना देंगे और सॉलिडिफाइज कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लैटिस एनर्जी बोल देंगे। और उस केस में जो एनर्जी होगी वो क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन दूसरा केस कि जब सॉलिडिफाइड आयनिक कंपाउंड को आप क्या करना चाहते हो, गैसेस कैटायन एंड एनायन में तोड़ना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी आपको, उस केस में आपको एनर्जी चाहिए, मींस लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी चीज कि जो लैटिस एनर्जी टर्म है वो हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि एक और टर्म होती है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी आप कब यूज करने वाले हो, जब जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवलेंट होंगे। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी आप आयनिक कंपाउंड के केस में यूज करते हो, और आप दूसरी चीज बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो आप कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में यूज करोगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि जब आपके सामने ये पास ये गैसियस कैटायन है, गैसियस एनाइन है, दोनों जुड़ रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मींस नेगेटिव हो गई और वो NaCl बना रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि जब NaCl सॉलिड है, वो टूट रहा है गैसियस कैटायन एंड एनाइन में, तो लैटिस एनर्जी निकल रही है, मींस नेगेटिव हो गई। तीसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कैटायन या एनाइन दोनों मिल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, लैटिस एनर्जी नेगेटिव रिलीज हो रही है। वैसे दूसरा ये वाला एग्जांपल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे लैटिस एनर्जी को। तो हमने क्या किया था पहले कि चार्ज जो होता है कैटायन और एनाइन के ऊपर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, तो मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए उस बॉन्ड को, मींस उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी हो जाएगी। और उसका उल्टा भी आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है तो क्या आ जाएगा, इसमें NaCl और कैल्शियम क्लोराइड है, तो ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, +1 -1, ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है, मीन्स ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, इसकी होगी। वैसे सेकंड वाले केस में इसका हो जाएगा, तो इसकी ज़्यादा एंथैल्पी हो जाएगी। उसके बाद जो अगली चीज़ होती है लैटिस एंथैल्पी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और साइज। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास कैटायन एनायन होगा उसका आप सम करके देख लेंगे, तो जो सम ज़्यादा आएगा, ठीक है, उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल है। तो देखो यहाँ पर सपोज करो NaCl है, NaBr है, Na है। ठीक है, तो उस केस में चार्ज तो सबका बराबर है। ठीक है, चार्ज तो सबका बराबर है, बट अगर हम बात करते हैं इसके रेडियाई की या साइज की, तो सबसे ज़्यादा साइज या रेडियाई किसका होगा,
तो आप क्या बोल सकते हैं, NaI का ही होगा, फिर NaBr का होगा, फिर NaCl का होगा, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर भी कुछ उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ सपोज करो चार्ज जो है और साइज जो है उसके बीच में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस केस में चार्ज जो है हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, आपको चार्ज के थ्रू जो है फाइनली डिसाइड करना है। ठीक है, अगली चीज़ हमें क्या करना है, इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें क्या करना है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, खुद से सोचिए, करिए, फिर आंसर मैच करिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आसान है, क्या करना है इसमें आपको, चार्ज देखना है, तो चार्ज देख लें जरा। तो बेरिलियम के ऊपर जो है +2 और ये -2 +2 -1, किसका ज़्यादा आ गया, इसका आ गया, लगा दो भाई ग्रेटर का निशान। नेक्स्ट का देखिए, तो +2 -2 +2 -1, ठीक है, ज़्यादा किसका आ गया, इसका आ गया, लगा दो। नेक्स्ट का देखो, नेक्स्ट का क्या आ जाएगा, इसमें चार्ज सबका बराबर है तो हमें साइज देखना पड़ेगा, साइज जिसका ज़्यादा उसका एंथैल्पी कम, तो और जिसका कम उसका ज़्यादा, तो लगा दिया मैंने। ठीक है, अगला Na2SO4 कर लें ये वाला। तो Na2SO4 में देखिए कि ज़्यादा जो है चार्ज आपका किसके ऊपर होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा, -3 और ये +1 होगा, और इधर सिर्फ -2 और +1 होगा, ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, उसके ऊपर हो गया, तो चलो लगा दो भाई इधर। NaF NaCl, इसमें क्या चार्ज बराबर है, तो डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, डिस्टेंस या साइज देखेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, ये ऑर्डर आ जाएगा। अगला हमारे पास NaF एंड KCl है, तो इसमें कैसे करने वाले हैं आप, तो चार्ज बराबर है, तो लैटिस एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, 1/RNa + RF, और इसमें 1/RK + RCl लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर हम बात करते हैं RNF + F का, तो दूसरा केस आपके पास RK + RCl नेगेटिव है। देखिए K पॉजिटिव जो है हमेशा Na पॉजिटिव से बड़ा ही होगा, पता है हमें, ठीक है, तो K पॉजिटिव जो है Na पॉजिटिव से बड़ा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 है इसका। और वैसे ही फ्लोरीन से बड़ा कौन है, क्लोरीन है, ठीक है, 17 एंड 9 और 17। तो देखिए हमेशा आप क्या देखेंगे कि R पॉजिटिव और RCl नेगेटिव का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी लैटिस एंथैल्पी होगी वो आपको ज़्यादा चाहिए, किस केस में, NaF वाले केस में। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगला देखिए केस NaCl और KF का, इसमें देखते हैं, RNa लिख सकते हैं आप, RCl लिख सकते हैं, RK लिख सकते हैं, RF लिख सकते हैं, बट अब यहाँ पर देखिए RNa से ज़्यादा साइज किसका बड़ा है, RK का है, बट इस केस में उल्टा हो गया, क्या, RF छोटा है, RCl बड़ा हो गया, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब इस केस में आप बता नहीं पा रहे हो कि भाई किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, या किसकी कम एंथैल्पी होगी किसकी ज़्यादा एंथैल्पी होगी। तो इस केस में आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे प्रिडिक्ट कर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, अगली चीज़ कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, तो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, आयनिक करेक्टर हो जाएगा। मीन्स हायर द लैटिस एनर्जी मोर विल विद द स्टेबिलिटी एंड हायर विल विद द आयनिक करेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, वैसे तो यार सेम ही तो हो गया, हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें क्या ऑर्डर आ जाएगा आयनिक का, क्या आ जाएगा, यही वाला आएगा साइज के हिसाब से। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, तो दूसरे वाले में भी आप कर ही लोगे यार, तो बहुत ही आसान है, कर लोगे ना, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करेंगे, बाकी की चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।